मेरा नाम जतिन है। गर्मी बहुत तेज की पड़ रही थी और मैं इस कड़कती हुई धूप में ढेर सारा बोझ लेकर इस नई बनने वाली बिल्डिंग के ऊपर लेकर जा रहा था। यहाँ रेनोवेशन का काम हो रहा था। मैं एक मजदूर था और ईंटें ढोया करता था। मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी। मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अकेला रह गया था। हम दो भाई थे और मेरे माता पिता। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था तब भी हम लोग गरीब ही थे, लेकिन मेरे पिताजी की कमाई से हम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा लिया करते थे। और मेहनत किसे कहते हैं ये तो मैं जानता ही नहीं था। मेरा बड़ा भाई मुझसे उम्र में पूरे 3 साल बड़ा था। मेरे पिताजी हमें इस दुनिया से बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। पिताजी के बिना माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जो कि कपड़ों की बुनाई किया करती थी। सर्दियों में स्वेटर बुनकर बाजार में बेचती थी। लोग उनके स्वेटर बहुत पसंद करते थे। माँ से भी जितना हो सका उन्होंने हमारे लिए किया। मगर एक समय ऐसा आया जब मेरे भाई की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि माँ परेशान हो गई थी। एक दिन माँ भाई को सरकारी अस्पताल लेकर चली गई। उसे फोन की उल्टियां आ रही थीं। उसकी तबीयत बोझल रहती थी। वो जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हुआ करता था, बीमारी ने उसकी सुंदरता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। माँ हम दोनों भाइयों से बराबर का प्यार किया करती थी। उस समय मैं अपनी माँ की गोद में था। 2 छोटे बच्चों की परवरिश करना और अकेले ऐसे में घर भी चलाना और घर में कमाई भी करना, ये सब एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मैं तो उस समय ना समझा था, ज्यादा कुछ जानता नहीं था। जब मेरे भैया की तबीयत बहुत खराब हुई तो माँ ने कई रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाया। उनसे कहा कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी मदद करो। मगर किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो वो अकेली ही अपने बेटे को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। सरकारी अस्पताल में जब भैया के चेकअप हुए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को बड़ी बीमारी हो गई है। ये सुनकर मेरी माँ के होश उड़ गए थे कि इतनी कम उम्र में कैंसर जैसी बीमारी कैसे हो सकती है। डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी तो किसी को भी कभी भी हो सकती है। माँ इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उनका अपने काम में ध्यान भी नहीं लग पा रहा था। मैं भी भूख से बिलक बिलक कर रोता रहता था। माँ सोच रही थी कि मैं काम करूं, बेटे का इलाज करवाऊं या फिर खाने का बंदोबस्त करूं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और भैया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। माँ के लिए कठिन से कठिन समय आता जा रहा था। ऐसे में उन्होंने लोगों के दरवाजे खटखटाए, उनसे पैसों की मदद के लिए कहा, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। हाँ, एक औरत ने उनको 500 रुपये दे दिए थे कि चाहे तो अपने बेटे का इलाज करवा लो, हम तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकते हैं। माँ फौरन भैया के इलाज के लिए दौड़ी, मगर वो पैसे बहुत कम थे। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कह दिया था कि यहाँ आपके बेटे का इलाज नहीं हो सकेगा, इसे कहीं और ले जाओ। माँ जानती थी कि वो कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, उनका बेटा अब नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी बीमारी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। मगर वो एक माँ थी और माँ अपनी औलाद को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। जितना हो सके उसे तकलीफ से निकालने की कोशिश करती है। मेरी माँ भी भैया को उनकी बीमारी से निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर ये सब कुछ उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो अपने मायके वालों के पास भी गई, ससुराल वालों के पास भी गई, लेकिन वहां से उन्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे माता पिता ने अपनी मर्जी के मुताबिक शादी की थी और इस शादी से न तो मेरी माँ के घर वाले खुश थे और ना ही मेरे पिताजी के घर वाले। मेरे पिताजी एक मामूली से मजदूर थे और मेरी माँ अच्छे खासे खाते पीते घर की बेटी थी। उन्हें मेरे पिताजी से मोहब्बत हो गई थी। जब माँ के घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी किसी मजदूर से मोहब्बत करती है तो उनको ये बात न गवार गुजरी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और करवाने का फैसला कर लिया। माँ और पिताजी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, तो एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते थे। इसलिए उन दोनों ने एक कदम उठाया। पिताजी ने माँ को घर से भगा लिया था और फिर काफी समय तक माँ के साथ अपने दोस्त के एक पुराने घर में रहते रहे। मगर दोस्त भी कब तक अपने घर में जगह दे सकता था। एक वक्त आया जब पिताजी माँ को लेकर अपने घर वालों के पास आ गए। वो लोग नाराज तो हुए थे, लेकिन उन्होंने वक्त रहते उनको माफ कर दिया था और मेरी माँ को भी स्वीकार कर लिया था। मेरी माँ की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई तो मेरे दादा दादी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मेरे पिताजी के भाइयों ने घर का हिस्सा बंटवारा कर लिया, जिसमें मेरे पिताजी के हिस्से में
घर का ही एक छोटा सा कोना आया था। मेरी माँ, पिताजी उसमें भी खुश थे। स्थिति तो तब बिगड़ी थी जब पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और माँ को अकेले ही इस जंग को लड़ना था। पिताजी के मरने के बाद मेरे 2 ताऊजी, जो हमें पलट कर भी नहीं देखते थे। मेरी माँ को भैया के इलाज के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए। भैया अभी भी अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल वाले कहते थे कि पैसे लेकर आओ तभी तुम्हारे बेटे का इलाज होगा, वरना इसे घर ले जाना ऐसा कैसे हो सकता था। भैया का इलाज अस्पताल में शुरू ही नहीं हुआ था और माँ उनको ऐसे घर नहीं लेकर आ सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे गोद में लिया, अपने आंसू साफ किए और सड़क पर भीख मांगने के लिए उतर आई थी। लोगों के आगे हाथ फैलाए, रो रोकर उनको अपनी परेशानी बताई, लेकिन कुछ हासिल वसूल ना हो सका। थोड़े बहुत पैसे लेकर जब अस्पताल पहुंची तो पता चला कि भैया इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अस्पताल वालों ने कहा कि आप अपने बेटे को यहाँ से ले जा सकती हो। एक माँ पैसों की वजह से अपने बेटे को मरा हुआ देख चुकी थी। अक्सर महंगे अस्पतालों में ऐसा ही होता है कि बिना पैसों के डॉक्टर मरीज पर हाथ भी नहीं रखते, लेकिन जिस अस्पताल में मेरे भैया एडमिट थे वहां मेरी माँ ने उनके आगे हाथ जोड़े थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बस मेरे बेटे को एडमिट कर लो, इसका इलाज शुरू कर दो, मैं पैसों का बंदोबस्त करके लाती हूँ। अस्पताल वालों ने उनकी एक न सुनी। हाँ, उनके कहने की खातिर भैया को एडमिट कर लिया था, मामूली सी ड्रिप लगा दी थी, मगर ठीक से भैया का ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया था। वह लोग पैसों का इंतजार कर रहे थे। न तो पैसों का बंदोबस्त हुआ था, न मेरे भैया बच सके। अब सब कुछ खत्म हो गया था। मम्मी को भैया की मौत का बहुत गम था। पहले उनका पति इस दुनिया से चला गया और अब एक बेटा भी। अब मैं और मेरी माँ ही एक दूसरे का सहारा बनकर रह गई थी। मेरी माँ कहती थी कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं बहुत सुंदर था। मेरे बड़े भैया भी सुंदर थे, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा सुंदर पैदा हुआ था। पूरे मोहल्ले में लोग कह रहे थे कि इसके जैसा सुंदर बच्चा हमने किसी का नहीं देखा। लेकिन किस्मत की मेहरबानी थी या फिर नसीब में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि कुछ ही समय के बाद हमारे हालात ने ऐसी करवट ले ली थी कि मेरी सारी खूबसूरती दबकर रह गई थी। मेरे पिता और भाई तो अब इस दुनिया से विदा हो चुके थे। मैं अपनी मम्मी का इकलौता सहारा था। उनकी सारी उम्मीदें मुझसे ही थीं। माँ से अब बुनाई नहीं होती थी, क्योंकि उसके लिए उन्हें दुकानों पर जाकर स्वेटर बेचने पड़ते थे। उन्होंने लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करना शुरू कर दिया। मैं सोचता था कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी परेशानी झेली है, मैं एक न एक दिन उनकी सारी परेशानी खत्म जरूर कर दूंगा। मेरी उम्र जब 60 साल की हुई तब पहली बार ईंटों के भट्टे का रास्ता देखा था। माँ के साथ साथ हाथ पकड़कर चलता था। मेरी माँ ने मुझे कम उम्र में ही मजदूरी के काम पर डाल दिया था। माँ मुझे खुद ही वहाँ छोड़ने के लिए जाती थी और फिर उसके बाद अपने काम पर निकल जाती थी। मैं धूप में जलती ईंटों के ढेर के पास जाता, जहाँ मजदूर झुके झुके काम कर रहे थे, पसीने में भीगे शरीर, काले धुएं में लिपटे हुए चेहरे। वही नज़ारा मेरी किस्मत बन गया था। स्कूल का बैग तो मैं कभी खरीद ही नहीं सका था, मगर स्लेट पर लिखने का शौक मुझे शुरू से ही था। बचपन से ही मेरे सारे शौक मेरे दिल में दफन हो गए थे। जब मैं 9 साल का हुआ तो ईंटें उठाने लगा था। हाथों की नरमी खत्म होने लगी थी, शरीर पर छाले पड़ने लगे थे। मेरा खूबसूरत सा चेहरा काला हो गया था। पहले जो कभी लोग हमेशा मेरी सुंदरता की तारीफ करते थे, अब मुझे देखकर पहचानते भी नहीं थे कि मैं वही सुंदर बच्चा हूँ। धूप ने मेरे चेहरे का रंग काला कर दिया था। जो हसीन चेहरा मेरी पहचान था, अब मजदूरी की गर्द में दफन हो चुका था। फिर भी दिल में एक चाहत थी और एक हसरत थी जो हर दर्द को सहने की ताकत दिया करती थी। हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, सुनैना। वो अक्सर हमारे घर के आगे से निकलकर कॉलेज जाया करती थी। मैं उसे बचपन से ही बहुत पसंद करता था। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी पत्नी बन जाए, मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। बचपन में हम लोग मोहल्ले में एक साथ खेला करते थे। कभी वो मुझे चॉकलेट दिया करती थी, कभी मैं उसके लिए कंचे जीता करता था। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी मुस्कुराहट तो बहुत ही सुंदर थी और आवाज़ में जैसे एक अजीब सी कशिश थी। हम जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो वो कशिश मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन जब वो कॉलेज जा रही थी तब चुपके से मैंने उसे इशारा करके
अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वो मेरी मोहब्बत का इजहार समझ गई थी। उसके बाद हम दोनों छुप छुप कर मिलने लगे थे। उसके पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। वो हमारे मोहल्ले के लगभग अच्छे और शरीफ लोगों में शामिल होते थे। हालांकि गरीब तो वो भी थे, लेकिन उनका घमंड बहुत ऊंचा था। सुनैना को जब मैंने पहली बार अपने दिल की बात बताई थी तो वो खामोश हो गई थी। एक दिन बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा, अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो वह फौरन इनकार कर देंगे और हम लोगों के साथ भी बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि तुम्हारे पिताजी इनकार कर देंगे, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे इनकार नजर नहीं आ रहा। उसने कहा कि हाँ, मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे अपने पिताजी से बहुत डर लगता है। मैं उसके इस डर को खत्म करना चाहता था। मैंने एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ को सुनैना के बारे में बताया। मेरी माँ को भी सुनैना बहुत पसंद थी। बस उनके दिल में यही डर था कि अगर उसके पिता ने इनकार कर दिया तो क्या होगा। मैंने कहा, माँ, कुछ नहीं होगा। सबसे बढ़कर सुनैना मुझसे मोहब्बत करती है। आप उसके घर इज्जत से रिश्ता लेकर जाओगी तो उसके पिता मान जाएंगे। जैसे तैसे मैं अपनी माँ को तो मना चुका था। मेरी माँ के लिए मेरी खुशी हमेशा सबसे ज्यादा अहम रहती थी, इसलिए मेरे कहने की खातिर वो सुनैना के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार हो गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारी रात मुझे नींद में नहीं आई थी। मैं सोचता रहा था कि पता नहीं सुनैना को पाने का सपना पूरा होगा भी या नहीं। मैंने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। इज्जतदार लड़के यही करते हैं। उन्हें अगर कोई लड़की पसंद होती है तो वो इज्जत से उसके घर रिश्ता भेज देते हैं। मैंने भी तो ऐसा ही किया था। हो सकता है कि सुनैना मेरी हो जाए। अगली सुबह जब मेरी माँ उसके घर गई तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। पहली बार मैंने अपनी माँ को इतने गुस्से में देखा था। मैंने कहा, क्या हुआ है माँ? वो कहने लगी कि उसके पिता ने बहुत बुरा भला कहा है। आखिर वो क्या समझते हैं खुद को? वो कहता है कि क्या मैं अपनी बेटी को ईंटों के भट्टे पर धकेल दूंगा। मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी ऐसे मजदूर के साथ नहीं करवाऊंगा जो उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। उसने तो ये भी कहा है कि हम भी गरीब लोग हैं मगर मजदूर नहीं हैं। और कहने लगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने मजदूर बेटे का रिश्ता मेरी इतनी सुंदर बेटी के लिए लाने की। कहाँ मेरी पढ़ी लिखी बेटी, कहाँ आपका मजदूर गंवार बेटा। कम से कम अपनी औकात ही देख ली होती रिश्ता लाने से पहले। माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटा, उसकी माँ ने भी मुझे बहुत जलील किया है। दोनों पति पत्नी का कहना है कि आइंदा हमारे घर पर मत आना। इतना कहकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। मेरा मन तो कर रहा था कि अभी सुनैना के घर जाकर उसके पिता से जाकर झगड़ा करूं, मगर मेरी माँ ने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया, वरना मैं अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल आता। उनकी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी माँ को इतनी बातें सुनाने की। मेरा दिल टूट कर रह गया था। आत्मा जैसे अंदर से पूरी तरह से चीख उठी थी। मैंने खुद को आईने में देखा तो सोचा कि सच में मैं इतना नीचा हूं कि मुझे मोहब्बत की इजाजत भी नहीं। मगर मुझे इतना भरोसा था कि सुनैना तो मुझसे मोहब्बत करती है। कुछ दिन के बाद पता चला कि सुनैना ने भी मुझसे बातचीत करनी बंद कर दी है। वो अपने पिता की बातों में आकर मजबूर हो गई थी। उसके पिता ने उसे कहा था कि वो कॉलेज का रास्ता भी बदल ले और जितना हो सके हमारे परिवार से दूरी बनाए रखे। मैं सोच रहा था कि क्या खूबसूरती खत्म हो जाने से इंसान की इज्जत भी खत्म हो जाती है? क्या मजदूरी गाली बन गई है? क्या पसीना बहाना कोई जुर्म है? सुनैना ने मुझे एक दिन रास्ते में रोककर कहा था कि अब हम बात नहीं कर सकते। अगर मेरे पिताजी को शक भी हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो मुझे जान से मार डालेंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वह बहुत डरी हुई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन जबान इनकार कर रही थी, मगर आगे कबूल कर रही थी कि वो रोजाना इसी गली से गुजर के कॉलेज जाती थी। मगर अब जब से उसके पिता ने मना कर दिया था तब से उसने अपना रास्ता बदल लिया था। लेकिन मैं फिर भी उसे देख लिया करता था। जब मैं भट्टे से वापस आता था तो उसे देख लेता था। वो भी मुझे देखती थी, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ कर लेती थी, मगर कभी कभी पलट कर भी देख रही थी। हम दोनों के बीच बात होना बंद हो गया था। वो लम्हा मेरी जिंदगी से सब कुछ ले गया था। मैं दिल ही दिल में वादे किया करता था कि एक ना एक दिन सुनैना को हासिल करके ही रहूंगा। एक दिन उसका पिता खुद मेरा रिश्ता मांगेगा। अपनी बेटी के लिए मैं अपनी गरीबी को खत्म कर दूंगा।
मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। मेरे पास एक पुराना मोबाइल था जो ज़्यादातर बंद ही रहता था। मैंने उसे बेच दिया और किश्तों पर एक स्मार्टफोन ले लिया। कुछ लोग कहते थे कि पागल हो गया है, हालांकि इस पर मुझे मेरी माँ ने भी बहुत डांटा था। उनका कहना था कि भट्टे पर मजदूरी करने वाला इंसान इस स्मार्टफोन का क्या करेगा, मगर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैं रात को थका हारा घर आता तो मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था। फिर मैं बिस्तर पर लेट जाया करता था और मोबाइल को ऑन करके यूट्यूब पर कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। सॉफ्टवेयर हैकिंग का कोर्स एक दोस्त मुझे सिखा रहा था जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। मैं फ्री टाइम में उसके पास चला जाता था और मोबाइल के ज़रिए उससे नई नई चीज़ें सीखता था। मेरा वो दोस्त भट्टे पर मजदूरी नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ दिल लगाकर बैठता था। कहता था कि तुम में कुछ स्पेशल है, मगर मेरे बाकी के दोस्त कहते थे कि ये सब बेकार है। सपने देखना छोड़ दो, मजदूर का मुकद्दर सिर्फ मजदूरी ही होता है। अमीर लोग सपने देखते हैं, गरीब लोग सिर्फ भटकते रहते हैं। गरीबों का कोई सपना पूरा नहीं होता। गरीबों को इसी कमाई में सब कुछ करना होता है। मगर मैं उनकी बातों को दिल पर नहीं लिया करता था। मैं रात के आधे समय तक जागता रहता था, खुद को जगाकर सीखता था कि कुछ ना कुछ नया आ जाए, और कुछ समझ नहीं आता तो दोबारा से वीडियो को देखता था। उंगलियां दर्द से अकड़ जाती थीं, आंखें बंद होने लगती थीं, मगर दिल कहता था कि अगर आज थक गए तो सारी जिंदगी भट्टा ही मिलेगा। घर की सारी जिम्मेदारियों ने मुझे जवान कर दिया था। माँ ने लोगों के घरों में काम किया, मुझे पाला। फिर भी वो बीमार हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको महंगे अस्पतालों में लेकर जाता, लेकिन उनके लिए मुझसे जितना हो सका मैंने किया था। मैं जल्दी जल्दी उनको डॉक्टर के पास लेकर जाता था, डॉक्टर से उनका चेकअप करवाया करता था। सारी जिंदगी ज्यादा मेहनत करने की वजह से उनका शरीर अब चूर चूर हो चुका था। यही वजह थी कि ढेर सारी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं और अब मैं अकेला रह गया था। ये छोटा सा पुराना सा घर, एक पुराना सा बिस्तर, एक पुराना सा पंखा और एक अधूरी मोहब्बत मेरा कल आज में शामिल था। माँ के बिना मेरा मन तो नहीं लगता था, लेकिन मेरा पूरा परिवार ही मुझे छोड़कर चला गया था। सोचता था कि मैं एक न एक दिन मैं भी सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, मगर जब तक जिंदा था तब तक तो मेहनत मजदूरी करनी ही थी। दिन भर मजदूरी करता, शाम को कुछ बचत करता, रात को सीखने की कोशिश करता। मैं सोचता था कि क्या कभी मैं अमीर बन सकूंगा? क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा कि जब सुनैना के पिता को जवाब दे सकूंगा, उनसे अपनी माँ की बेइज्जती का बदला ले सकूंगा और उनसे कहूंगा कि हाँ, मैं वही मजदूर हूँ जिसे तुमने ठुकरा दिया था, मगर अब तुम्हारी बेटी मेरे नाम की हो चुकी है। मगर ऐसा सिर्फ मैं सोच सकता था। अभी तक ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था। वक्त बहुत कम था। सुनैना की पढ़ाई पूरी हो, कहीं वो किसी और की ना हो जाए। हमेशा मेरे दिल में ये डर लगा रहता था कि अगर देर हो गई तो शायद मैं हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा। लेकिन यह अकेलापन अब मेरी हिम्मत बन चुका था और अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाना है, खुद को मनवाना है, अपने हाथों के छालों को अपने कामयाबी की मोहर बनाना है, अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाना है। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन सुनैना मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो अभी भी बहुत डरी हुई थी, बहुत रो रही थी। हमारे मोहल्ले के पीछे एक सुनसान जगह थी जहां हम कभी छुप छुप कर मिला करते थे और जिसे हमारी मोहब्बत की अकेली पनाह कहा जा सकता था। वो आज भी थोड़ी सहमी हुई थी और चेहरे पर वो मुस्कुराहट भी नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। मैं उसको ऐसे देखकर घबरा गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्दों के लिए हिम्मत इकट्ठी करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मैं खुशी से बेताब होकर उसके करीब गया। मैंने दिल ही दिल में 1000 सपने बंद कर रखे थे। शायद वो मुझे कुछ बताने के लिए आई है कि उसने अपने पिता को मना लिया है, या शायद वो घर से भागने का इरादा रखती है। लेकिन जैसे ही उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा तो मुझे आइडिया हो गया था कि जरूर कोई बुरी खबर है। उसने रोती हुई आवाज में कहा कि मेरे घर पर एक डॉक्टर का रिश्ता आया है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती, मगर मेरे पिता तुमसे किसी भी हाल में मेरी शादी नहीं करवाएंगे। मेरे माता पिता उसके रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं।
उसकी बात सुनकर तो जैसे मैं दंग रह गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन खींच ली है। काफी देर तक तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, बस उसे देखता रहा। लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने कहा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? उसने रोते हुए अंदाज में कहा कि मैं तो तुम्हें चाहती हूँ, मैं भला किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये सब कुछ बताने के लिए आई हूँ कि मेरे पास अब 1 साल का समय है। 6 महीने के बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा और उसके 6 महीने के बाद मेरी शादी हो जाएगी। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर वो रोने लगी। वो भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। उसने कहा था कि कुछ तो करो जतिन, कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ जिससे मैं तुम्हारी हो जाऊं। मैंने दुख और गुस्से में पूछा, तो फिर ये सब क्यों किया? मोहब्बत क्यों की? अपने पिता से इनकार क्यों नहीं कर देती? तुम उनसे इनकार करोगी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले और तुम्हारी शादी किसी और के साथ ना करके मेरे साथ कर दे। वो कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? मैंने तो तुमसे मोहब्बत भी दिल से की थी, लेकिन मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? क्या अपने पिता से कहूं कि मेरी शादी एक मजदूर से करवा दो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं खामोश हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो लड़की जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के सारे अरमान कुर्बान कर दिए थे, वो मुझे इतनी बेबसी से यूं समझा रही होगी जैसे वो भी इसी जालिम समाज के आगे हार चुकी हो। मैंने उसकी बातें सुनकर कहा कि अच्छा, तो फिर ये मोहब्बत ही क्यों की थी? जब पता था कि एक मजदूर से शादी नहीं हो सकती तो क्यों मुझे जिंदगी के सपने दिखाए थे? वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे अंदर का तूफान इतना बढ़ गया था कि मैं उसकी आंखों के आंसू को नजरअंदाज कर रहा था। मैं पलटकर वापस चला आया था जैसे मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी हो। लेकिन सच तो ये था कि मैं बुरी तरह से टूट गया था। मेरी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई थी, अंधेर हो गई थी। पहले ही मेरी इस जिंदगी में मेरा कोई अपना नहीं था, और अब जब मुझे अपना मानने वाली सुनैना थी तो वो भी मुझसे दूर होने वाली थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। कमर सीधी करने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार उसका चेहरा सामने आ जाता था। सुबह हुई तो मैं भट्टे पर काम करने के लिए चला गया था, लेकिन उस दिन ईंटें भी मुझसे नाराज हो रही थी। बार बार मेरे हाथों से छूट रही थी। हाथों की हरकत सुस्त थी। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। दिल बोझल था, दिमाग कहीं और भटक रहा था। शाम को मैंने जब अपने दोस्तों को अपनी परेशानी के बारे में बताया तो वो अंदर ही अंदर हंसने लगे थे। एक कहने लगा कि हमने तो पहले ही तुमसे कहा था कि सपने देखना छोड़ दो, हम गरीबों के सपने कभी सच नहीं होते। तो दूसरा कहने लगा कि तुम्हारी तो अब शक्ल भी बिगड़ चुकी है, मजदूरी ने तुम्हारी सुंदरता को खा लिया है, अब क्या लेकर किसी के पिता को मनाओगे? मैं खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को तो था ही नहीं। मैं सच में हार चुका था, जैसे मेरे अंदर की सारी नाकामी खत्म हो चुकी हो, जैसे अब बस कुछ दिन ही बाकी हूं मेरे सब्र के, मेरे सपनों के, मेरे इरादों के। अब 1 साल मेरे पास था, लेकिन इस 1 साल में आखिर में क्या कर सकता था? ना तो मैं कोई डिग्री हासिल कर सकता था, ना कोई नौकरी लग सकती थी, ना किसी बड़े पद की परीक्षा दे सकता था, ना ही कोई ऑफिसर बन सकता था। हाँ, जो काम मैं कर रहा था, मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैकिंग सीखना, वही मेरी इकलौती उम्मीद बची हुई थी। लेकिन वो भी एक ऐसा रास्ता था जिसमें कामयाबी का कोई दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ना ही मुझे यकीन था कि मैं कभी कामयाब हो सकूंगा। मेरे दिल में लगन थी तो वो सिर्फ सुनैना को पाने की थी। मुझे लगता था कि मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं सच में हार मान लूंगा? क्या मैं इसी तरह से बैठकर सब कुछ देखता रहूंगा कि मेरी मोहब्बत किसी और की हो जाएगी? क्या मेरी मेहनत सिर्फ धुआं बनकर उड़ जाएगी? फिर भी दिल से एक आवाज आई थी कि नहीं, एक बार कोशिश करके देख लो। कोशिश करने में कुछ नहीं रखा। कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। हो सकता है कि कुछ हो जाए, कम से कम कोशिश तो करो। ये ना हो कि कल को पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। उस रात मैंने फिर से अपना मोबाइल खोला और अपने टीचर दोस्त से संपर्क किया। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें खुद से कुछ करके नहीं दिखाना चाहता। मैं तुम्हें अब सिर्फ इशारे दे सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद होगा। मैंने खुद को जगाया था। नींद से आंखों को बंद करके भी जाग रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आज थक गया तो हमेशा के लिए थक जाऊंगा।
मैंने अपनी सारी मेहनत, अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा दिया था। मैं दिन में मजदूरी किया करता था, रात में कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र जमा था। हर दिन मेरे लिए एक जंग थी। मेरे दोस्त ने मुझे वेबसाइट बनाने के लिए अपना ही पुराना कंप्यूटर दे दिया था। मैं उसके कंप्यूटर से काफ़ी कुछ सीख रहा था। मैं हर दिन एक नई जंग लड़ता रहा, क्योंकि मुझे सुनैना से मोहब्बत थी, क्योंकि मैंने उसके वो शब्द याद रखे थे जो उसने जाने से पहले कहे थे कि तुम्हारे पास 1 साल है जतिन, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना मैं चली जाऊंगी। और इसे एक लाइन ने मेरी जान में जान डाल दी थी, क्योंकि वो लाइन एक उम्मीद थी, एक मोहलत थी, एक मौका था, एक वादा था और एक समय था जो ना किसी के लिए रुकता है, न किसी की तकलीफ को देखता है और ना ही किसी की उम्मीद की परवाह करता है। मेरे लिए भी समय ऐसे ही गुजर रहा था जैसे हर किसी के लिए गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मैं हर दिन एक नए दुख के साथ जागता था और एक नए गम के साथ सोया करता था। वो 1 साल जो मोहलत के तौर पर मुझे सुनैना ने दिया था, वो किसी कीमती खजाने की तरह मेरे पास था, लेकिन मैं इस खजाने को संभाल नहीं सकता, या शायद मैं इस काबिल ही नहीं था, क्योंकि वक्त के साथ साथ महीने भी गुजरते चले गए और मैं सिर्फ काम में ही उलझा रहा। काम भी ऐसा था जिसमें न इज्जत थी, न फ्यूचर था, न कोई वादा था। सुबह से शाम तक ईंटें उठाता था, मसाला बनाया करता था, दीवारें बनाया करता था और शाम को थका हारा किसी कोने में लेटकर सोचता था कि जिंदगी मुझसे आखिर क्या चाहती है। पता नहीं मेरा जुर्म क्या था, मेरी कमजोरी क्या थी। क्या सिर्फ इतना कि मैं गरीब पैदा हुआ था, या ये कि मैं किसी अमीर की बेटी से मोहब्बत कर बैठा था। मुझे खुद नहीं पता था कि 8-9 महीने किस तरह से गुजर चुके थे और मैंने अपनी जिंदगी में कोई काबिल बदलाव नहीं देखा था। मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं सुनैना को पा सकूंगा। जितने सपने आंखों में लिए थे वो सब खत्म हो चुके थे। मेरे दोस्त अब मुझे ताने नहीं देते थे, बस मुझ पर तरस खाया करते थे, मुझे देखते थे। उनकी आंखों में हमदर्दी नहीं होती थी, बल्कि बेयकीनी हुआ करती थी। जैसे कहते हो कि देखा तुमने, हमने तो कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुनैना की शादी की खबर भी इन्हीं में से एक लड़की ने मुझे सुनाई थी। वो उसकी ही गली में रहता था। उस दिन मेरे हाथ से औजार गिर गए थे, दिल जैसे बंद हो गया था। मैं कुछ लम्हे के लिए खामोश रह गया था, जुबान बंद, आंखें खामोश, लेकिन अंदर से जैसे एक तूफान सा उमड़ आया हो। उस दिन के बाद मैंने खुद को और ज्यादा गलत फहमी में रखना पूरी तरह से छोड़ दिया था। एक दिन नॉर्मल दिन की तरह मैं अपने ईंटों के भट्टे पर काम कर रहा था। सूरज तो जैसे आग बरसा रहा था और हम सबके शरीर पसीने से बुरी तरह से भीगे हुए थे। मिट्टी और गाड़े से सने हुए कपड़ों में मैं खुद को एक मामूली सा गुलाब महसूस करता था, जो दिन रात एक मशीन की तरह काम करता है, न थकता है, न रुकता है, न शिकायत करता है। तभी अचानक एक बड़ी ही अजीब सी हरकत हुई थी। सबने उस पर ध्यान दिया था, क्योंकि उसने सबका ध्यान अपने ऊपर खींच लिया था। एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी थी। काले रंग की बड़े ब्रांडी की गाड़ी थी, जो यहाँ तो दूर दूर तक नहीं थी, बल्कि शहर में भी कम ही नजर आया करती थी। हम सबने छोड़कर उसे देखा था। कुछ लम्हे के लिए हमने अपने हाथों से काम भी रोक दिया था, जैसे वक्त थम सा गया हो। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक बड़ी उम्र की औरत उसमें से बाहर निकली थी। उसकी चाल में एक अजीब सा घमंड था, लेकिन आंखों में अजनबियत थी, जैसे किसी और की दुनिया से आई हो। उसके हाथ में एक महंगा सा पर्स था। कपड़ों से साफ नजर आता था कि वो कोई मामूली औरत नहीं है। सब आइडिया लगाने लगे। कोई कहने लगा कि शायद ईंटों की खरीदारी करने के लिए आई होगी, तो कोई कहने लगा कि शायद किसी जमीन के कागजात के लिए आई होगी। मैं खामोशी से काम करता रहा, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमारे मालिक ने मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहने लगा कि जतिन, ये तुमसे बात करने के लिए आई है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था कि इतनी अमीर औरत को आखिर मुझसे क्या बात करनी थी। वो औरत अंदर मालिक के ऑफिस में कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरे मालिक ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये है जतिन शर्मा। उन्होंने कहा कि जानते हो तुम इनसे खुद बात कर लो। ये सुनकर मैं और ज्यादा हैरान रह गया था। उस औरत ने मुझे ध्यान से देखा और नरम शब्दों में कहने लगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने चौंक कर कहा कि कहाँ और क्यों? आप मुझे कहीं ले जाना चाहती हो? क्या काम है आपको मुझसे? तो उसने कहा कि वो तो।
मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मालिक ने कहा कि ये बहुत बड़ी मैडम है, बहुत अमीर है, उनके साथ चले जाओ, देखो क्या बात है, ये तुम्हें गाड़ी में बुलाकर बता देंगी। वो गाड़ी की तरफ इशारा करने लगी। औरत पहले ही दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ चुकी थी, पीछे मुझे भी बैठने का इशारा कर रही थी और खुद भी वहीं आकर बैठ गई। मेरे सारे दोस्त मुझे हैरानी से देख रहे, उनकी नज़रों में अभी भी सवाल थे और जलन भी थी। जो हमेशा कहते थे कि मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा, आज वही मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मैं एक महंगी गाड़ी में एक अमीर औरत के साथ जा रहा हूं। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। गाड़ी चल पड़ी थी और मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। मैंने दिल में सोचा कि ज़रूर उसको मुझसे ईंटों का ही कोई काम होगा या अपने घर में कोई काम करवाना होगा, इसलिए मुझसे बात करना चाहती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर बहुत मेहनत से बनवाते हैं। वो हर एक कीट, हर एक दीवार को सोच समझ कर रखते हैं। शायद वो इसीलिए मुझे ले जा रही है कि बातचीत करें और देखना चाहती है कि मैं काबिल भी हूं या नहीं। मैं एक मिस्त्री भी था और कुछ काम मुझसे भी बहुत अच्छे से आते थे, लेकिन ये फिर भी बहुत अजीब लग रहा था। गाड़ी शहर की तरफ मुड़ गई थी और मैंने सोचा कि अब कुछ देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर हकीकत क्या है कि मुझे वो औरत अपने साथ इतनी दूर तक अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आई है। कुछ ही वक्त के बाद गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान से बंगले के सामने आकर रुक गई। मैंने ऐसा बंगला सिर्फ फिल्मों और नाटकों में ही देखा था। बड़े बड़े दरवाजे पर हरे भरे आंगन, सफ़ेद दीवारें और शीशे जैसी साफ खिड़कियां। वो बंगला किसी बहुत अमीर बिजनेसमैन या किसी एक्टर का लग रहा था। गेट खुला और गाड़ी अंदर चली गई थी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगा था कि प्लीज़ मेरी इज्जत रख लेना, कहीं मैं किसी ऐसी जगह ना आ जाऊं जहां किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। ऐसा ना हो कि औरत मेरे साथ कुछ गलत कर दे, ऐसा ना हो कि मेरी औकात खुलकर सामने आ जाए। गाड़ी रुकी तो उसने कहा कि आओ अंदर चलते हैं। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। न जाने क्यों मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी परीक्षा मेरे सर पर हो। दरवाज़ा खुलते ही अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी। हर सामान कीमती था, कीमती सोफे, महंगा फर्नीचर और महंगी पेंटिंग्स। हर कोने से इमारत बहुत अच्छी लग रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया तो उसने कहा कि आओ जतिन, आओ यहाँ बैठो। मैं धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ और एक सोफे पर बैठ गया। उसने मुझे पानी दिया और फिर खुद भी बैठ गई थी। कुछ देर तक तो वो औरत खामोश रही। फिर उसने नज़र मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। मैंने कहा कि जी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। वो एक वेबसाइट का नाम लेकर मुझसे कहने लगी कि ये साइट और सॉफ्टवेयर तुमने बनाया है। जब उसने नाम लिया तो मुझे याद आया। मैंने कहा कि जी, मैंने ही बनाया है। वो कहने लगी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर की कीमत क्या है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी कीमत क्या हो सकती है। वो एक मामूली सा हैकिंग सॉफ्टवेयर है जिसे मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया था और फिर एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था ताकि कोई अगर चाहे तो उसे इस्तेमाल कर ले। मगर इस औरत ने कहा कि ये कोई मामूली काम नहीं है और इसकी बहुत मांग है। कई अनाथ आश्रम, कई वृद्ध आश्रम और कई गरीबों से जुड़े हुए केंद्र इसे तलाश कर रहे हैं, मगर तुम्हें अब भी इस बात का पता ही नहीं है। तुम समझते हो कि तुम्हारा काम कोई खास काम नहीं है, मगर असल बात यह है कि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा काम है। असल में तुमने खजाने की कुंजी बना ली है और अब इस खजाने के वारिस भी तुम ही हो। इससे पहले कि बाकी लोग तुम तक पहुंचे, हम तुम्हारे पहले खरीदार बनकर तुम्हारे सामने आ गए, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए भी एक और सॉफ्टवेयर बनाओ। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसे कोई भी हैक न कर सके, जो कि फुल प्रूफ हो, ऐसा कोड जिसे कोई ना खोल सके। मैंने हैरानी से इस औरत की बात सुनी और कहा कि मुझे ये काम आता है और मैं कोडिंग भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा बनाया हुआ काम इतना कीमती हो सकता है, इतना कीमती कि आप खुद चलकर मुझसे मिलने के लिए आओ। और वो हंसने लगी, ऐसे जैसे किसी माँ को अपने बच्चे की मासूम बातों पर हंसी आ जाती है। उसने कहा कि तुम खजाने पर बैठकर रो रहे हो, तुम्हें खुद आइडिया नहीं है कि तुम्हारे हाथों में क्या खजाना आ गया। मैं तुम्हें ये सब कुछ ही नहीं दूंगी, बल्कि सब कुछ दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी।
मगर अभी मुझे ये बताओ कि तुम इस समय क्या चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे सॉफ्टवेयर की कीमत करोड़ों रुपए हो सकती है और ये बात कोई मजाक नहीं है। मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रही हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी भूखे को अचानक ढेर सारे खाने के सामने बैठा दिया जाता है या किसी अंधे को उसकी आंखों की रोशनी मिल जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुशी से चीखूं या चिल्लाऊं या फिर चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दूं। मेरे लिए तो वो औरत किसी अलादीन का चिराग बन गई थी जिसमें से वो बाहर निकली थी और मुझसे पूछ रही थी कि क्या मांग सकते हो, मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता था कि वो औरत मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी बनकर साबित हो सकती है। मैं अपनी खुशी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हकीकत है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं क्या मांग सकता हूं? मैंने खुद को संभालना था और सोचने की कोशिश कर रहा था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। आज मेरे लिए ऑफर था कि मैं कुछ भी मांग सकता था। मैंने थोड़ी देर के बाद कह दिया कि मैं आपके साथ काम भी करूंगा और वो सॉफ्टवेयर भी आपको बनाकर दूंगा, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है। उसने कहा कि बताओ तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसा होता है जिसके पास पैसा, उसकी सारी ख्वाहिशें खुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। मैंने कहा, मेरी इतनी बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। सुनैना मेरे मोहल्ले में ही रहती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा कि बस इतनी सी बात है, तुम और भी कुछ मांग लेते तो मैं वो भी पूरा कर लेती। आगे उस औरत ने मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने कहा कि सबसे पहले तो तुम ये सुन लो और अपने दिल को संभाल लो कि ये बंगला जिसमें अभी तुम बैठे हो ये अब तुम्हारा हो चुका है। ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर की आंधी कीमत है और हम ये चाहते हैं कि बाकी की आंधी कीमत तुम्हारे फ्यूचर पर लगा दी जाए ताकि तुम हमारे लिए वो सॉफ्टवेयर बना सको जो दुनिया को हिला दे। मैं तो हैरत से इस बंगले की दीवारों को देखने लगा था। मैं एक एक चीज को छूकर देख रहा था। फर्श को हाथ लगाने लगा कि शायद मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और अगर सच में देख रहा हूँ तो प्लीज कोई मुझे जगा दे ताकि अगर ये सपना है तो ये टूट जाए और मैं हकीकत में वापस आ जाऊं। मगर ये सपना नहीं था, ये तो सच में एक ऐसी हकीकत थी जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और वो औरत मेरी हरकतों पर हंस रही थी। फिर उसने कहा कि अब तुम जिस लड़की से चाहते हो उसका रिश्ता हम खुद उसके घर पर लेकर जाएंगे। मैं उसके पेरेंट्स से जाकर बात करूंगी, उसको तुम्हारी रिश्तेदारी बताऊंगा ताकि उनको हम पर कोई शक ना हो सके और वो खुशी खुशी तुम्हारा रिश्ता उसके साथ कर दे और सब कुछ इज्जत के साथ ही होगा, तुम फिक्र मत करो। फिर उसने ऐसा ही किया। वो सुनैना के घर चली गई थी और उसने उसके माता पिता से कहा था कि मैं जतिन की रिश्तेदार हूँ, ये मेरा कजिन लगता है, ये कोई मजदूर नहीं है, ये खुफिया एजेंसी का आदमी है, लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, ये मजदूर के रूप में काम कर रहा था, इसके असली काम के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। ये तो बहुत ही अमीर इंसान है, इसके पास अपना बंगला है, अपना सॉफ्टवेयर बनाता है जिसकी दुनिया में बहुत मांग है, और इसीलिए हम इसकी शादी आपकी बेटी से करवाना चाहते हैं। आपकी बेटी इसके घर में राज करेगी। वैसे तो हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, कहाँ आप लोग और कहाँ हम, लेकिन लड़का लड़की को पसंद करता है, इसीलिए मैं यहाँ अपने कजिन का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये सब सुनकर तो सुनैना के पिता हैरानी से गुमसुम रह गए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने इतनी बड़ी सच्चाई आ गई है। जिस लड़के को एक दिन उन्होंने रिजेक्ट किया था, अब उसका रिश्ता दोबारा से उनके घर पर आया है, जो कि अब एक नई सच्चाई और एक नई उम्मीद के साथ आया था जिसे वो झुटला नहीं सकते थे। उन्होंने फौरन कहा कि ठीक है, हम जतिन से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार हैं। उनकी पत्नी कहने लगी कि अरे आप पागल हो गए हो क्या? 2 महीने के बाद हमारी बेटी की शादी है और आप उसका रिश्ता दूसरी जगह पर तय कर रहे हो। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अरे छोड़ो उस डॉक्टर को, वैसे भी वो जानवरों का डॉक्टर है, लानत भेजो उस पर, ये रिश्ता ज्यादा अच्छा है। मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ कि पहले मैंने इस रिश्ते से इनकार कैसे कर दिया था। अच्छा हुआ कि रिश्ता दोबारा से आया है, वरना हम लोग तो हाथ मलते रह जाते। मेरी बेटी के लिए इतने अमीर घर से रिश्ता आया है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के के साथ करूंगा। ये सुनकर तो मेरे खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सुनैना के पिता मान गए
और तो और सुनैना की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसे भी नहीं पता था कि आखिरी समय में ऐसा चमत्कार हो जाएगा। वो कुछ कह नहीं सकी थी, बस्तर झुकाकर बैठी रही थी और मैं खुद भी हैरानी से सब कुछ देख रहा था। मेरी किस्मत कैसे पलटी, कैसे एक मामूली मजदूर से मैं करोड़ों का सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया था। मैं तो इस चमत्कार को समझ ही नहीं पा रहा था। सब कुछ जैसे किसी फिल्म की कहानी की तरह लग रहा था, मगर हकीकत यही थी और मैं इस हकीकत में सांस ले रहा था। इस सब काम में लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर चुका था और अब मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैं इस बंगले में शिफ्ट हो गया था। मेरे हाथों में लैपटॉप था जिसमें दिन रात में काम किया करता था। सॉफ्टवेयर की तरक्की की राहों पर चल रहा था। मैं शादी की तैयारियां भी कर रहा था और कोडिंग भी। दिन रात इसी तरह से चल रहे थे। मेरे कपड़े बदल चुके थे, मेरी चाल बदल चुकी थी, मेरा ढंग बदल चुका था, मेरे शब्दों में कॉन्फिडेंस आ चुका था। अब मैं एक नए सफर पर निकल चुका था जो किसी मजदूर की जिंदगी से बहुत दूर था और जिसकी शुरुआत वेबसाइट से हुई थी जो मैंने ऐसे ही बना दी थी। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। सुनैना जैसी सुंदर और मासूम लड़की से मेरी शादी हो गई थी, जिसने मेरी गरीबी को नहीं, मेरी पहचान को पहचाना था। उसने उन दिनों मुझसे मोहब्बत की थी जब मेरे कपड़ों पर मिट्टी के दाग होते थे, मेरे हाथों पर छाले होते थे, मेरे चेहरे पर थकान लिखी हुई होती थी। लेकिन आज जब मैं कामयाब और अमीर इंसान बन चुका था, तब उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो उस समय हुआ करती थी जब मैं एक मजदूर था। मेरी जिंदगी में खुशियां थीं, सुकून, इज्जत थी, दौलत थी, लेकिन वो सब कुछ मैं कभी नहीं भूला था जहां से मैं उठा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बीते हुए समय को नहीं भूलूंगा। मैं इस भट्ठे पर वापस आ गया था जहां मैंने दिन रात एक एक करके ईंटें बनाई थीं, जहां मैंने पसीने के कतरे जमीन पर गिराए थे, जहां मैंने भूख प्यास बर्दाश्त की थी, जहां मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह गए थे। मैं अपने मालिक से मिला जो कभी सख्ती से बात किया करता था, जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और आंखों में सख्ती हुआ करती थी। लेकिन आज जब उसने मुझे बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आते हुए देखा तो उसकी आंखों में हैरानी भी थी, खुशी भी थी, गर्व भी था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुमने दिखा दिया है कि मजदूर का बेटा सिर्फ मजदूर नहीं रहता, वो चाहे तो आसमान भी छू सकता है। मैंने मालिक के पैरों को हाथ लगाया और दिल ही दिल में प्रार्थना की। मैंने फिर अपने साथियों को बुलाया जिनके साथ मैंने हमेशा काम किया था, जिनके साथ मैं बैठकर खाना खाया करता था, जिनके साथ मैंने सपने देखे थे और दुख सहे थे। मैंने इन सबको एक जगह जमा की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि तुम लोग ये मेहनत भरा काम छोड़ दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि भट्टे की जिंदगी कितनी कठिन होती है। मैंने सबको अलग अलग काम दिलवा दिए थे। किसी को मैंने दुकान बनाकर दे दी थी, किसी को ठेले लगवा दिए थे, तो किसी के लिए मैंने सब्जी की गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया था, तो किसी को मैंने साइकिल या मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम सिखाकर दुकान खुलवा दी थी। और जिनको कुछ भी नहीं आता था उनको मैंने नए कोर्सेस करवाए थे ताकि वो कुछ नए हुनर सीख सके और अपनी मेहनत की कमाई कर सके। मैंने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि इन सब ने बच्चों के लिए भी शिक्षा का बंदोबस्त कर दिया था, उनके घरों में राशन भी डलवा दिया था, उनकी बेटियों की शादी में हाथ बंटाया, उनकी बीमारियों का इलाज करवाया और उनकी प्रार्थनाओं को समेट लिया। मुझे लगता था जैसे ऊपर वाले ने मुझे दौलत नहीं बल्कि एक मौका दिया है ताकि मैं दूसरों की जिंदगी बदल सकूं। जैसे मेरी जिंदगी बदल गई थी। और सुनैना वो तो मेरी जान थी, मेरी पहचान थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो मुझे इनकार कर सकती थी, जो किसी डॉक्टर या ऑफिसर को हाँ कर सकती थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे चुना था। एक मजदूर को उसकी आंखों में सिर्फ सपने थे, दौलत की चमक नहीं थी। और जब वो सपना पूरा हुआ तो वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं कोई राजकुमार हूं। मैंने उसके लिए वो सब कुछ किया था जो मैं कर सकता था। उसे महंगे कपड़े दिलाए थे, जेवर दिलवाए थे, नए घर की सजावट उसकी मर्जी के हिसाब से की थी, हर कमरे में उसकी पसंद का रंग लगवाया था और हर सुबह में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की कोशिश करता था। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की मैंने ठान ली थी। सुनैना ने मुझसे कभी कोई फरमाइश नहीं की थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में जो देखता था वो खरीद कर उसे दिला दिया करता था, क्योंकि मैं जानता था कि उसने मेरे लिए कुर्बानी दी थी और अब मेरी बारी थी कि मैं उसे वो सब कुछ लौटा सकूं,
और मेरी खुशियों का एक और रास्ता वो सॉफ्टवेयर था जो मैंने एक छोटे से कमरे में बैठकर बनाया था, जिसकी मुझे खुद भी अहमियत का आइडिया नहीं था, लेकिन जिसने मुझे एक नई पहचान दी थी, एक नई दुनिया दी थी। वो सॉफ्टवेयर आज विदेश में और हमारे देश में भी बिकता था, कंपनियों में इस्तेमाल होता था और मेरी पहचान बन चुका था। लोग अब मुझे एक हैकर नहीं, एक जीनियस कहते थे। मैंने उस सॉफ्टवेयर में वो सिक्योरिटी फीचर्स डाले थे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। मैंने एक नई दुनिया की बुनियाद रखी थी। और फिर वही औरत जो मेरे लिए अलादीन का चिराग साबित हुई थी, वो मेरे बिजनेस पार्टनर बन गई थी और अब हमने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम मैंने सुनैना के नाम पर रखा था, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। मेरी माँ को भी ये सब कुछ देखकर बहुत सुकून मिलता होगा। मैं अपनी पत्नी के साथ सुकून और आराम की जिंदगी गुजार रहा था और सुनैना जो हर लम्हे मेरे साथ थी, मेरी कामयाबियों की साथी, मेरी जागती आंखें और मेरे दिनों की रोशनी बन चुकी थी। मैंने अब अपने काम को बढ़ा दिया था। मैंने गरीब बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया था जहां वो कंप्यूटर सीखते, जहां उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने की शिक्षा दी जाती थी, ताकि कोई और भी मेरे जैसा सपना देखे और उसे पूरा कर सके। मुझे हर दिन लगता था जैसे मैं एक सपने में हूँ, एक ऐसा सपना जो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब इस लम्हे का फल है। जब मैंने हार नहीं मानी थी, जब मैंने थकने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ा था, जब मैंने गालियां सुनने के बावजूद भी किसी को कोई जवाब नहीं दिया था, जब मैंने सुनैना की मोहब्बत को खोने नहीं दिया था, जब मैंने एक अनजान औरत पर भरोसा किया था और उसका दिया हुआ मौका बर्बाद नहीं किया। और आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि इंसान की असली पहचान उसका समय नहीं, उसकी सोच होती है। हालात कितने भी बुरे हों, अगर नीयत अच्छी हो तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। जो वक्त इंसान को रुलाता है, वही वक्त एक दिन उसे हंसाता भी है। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान खुद यकीन रखे और कभी हार ना माने, क्योंकि असली हार वो नहीं जो किस्मत से मिलती है। असली हार तो वो होती है जिससे इंसान लड़ रहा होता है। वो एक दिन दुनिया की नज़रों में हीरो बन जाता है। ऊपर वाला किसी की मेहनत बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसके मकसद के करीब ले जाती है। जब इंसान दिलो जान से मेहनत करता है तो ऊपर वाला उसकी मेहनत का बदला जरूर देता है। उसके भाग्य में कभी नाकामी नहीं होती, बस उसको सब्र और तसल्ली के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होता है। मेहनत का सफ़र हमेशा थकावट और मुश्किल से गुजरता है, लेकिन एक न एक दिन वो दिन भी आता है जब मेहनत का फल मिलता है। जो लोग कभी हिम्मत नहीं हारते, ऊपर वाला उनको ज़रूर कामयाबी का रास्ता दिखाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेहनत करने वाले एक दिन कामयाब ज़रूर होते हैं और उनकी किस्मत बदल सकती है। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा काम अभी भी जारी है और मैं इसी तरह से लोगों की मदद करते करते खुद भी तरक्की पा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।